बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम की। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर। अब जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी जो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क से, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है बेसिकली 2 कंपोनेंट से डिराइव्ड होता है। एक हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म और दूसरा हमारे पास प्रिमिटिव क्लोका। तो ये हमारे पास मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास एक्टोडर्म है अब बाहर वाली, और ये एंडोडर्म है। इनके दरमियान ये है मीजोडर्म। मीजोडर्म के हमें पता है 3 पोर्शन होते हैं, एक पारक्सियल मीजोडर्म, ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म और ये हमारे पास है जी लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ठीक है। अब जो यूरिनरी सिस्टम है ये हमारे पास डिराइव्ड होता है लेटरल प्लेट इंटरमीडिएट मीजोडर्म से, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो यूरिनरी सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट पहले होती है जेनिटल सिस्टम से, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि यूरिनरी सिस्टम है जो 2 कंपोनेंट से डिराइव्ड होता है, एक इंटरमीडिएट और एक प्रिमिटिव क्लोका। पहले हम देखते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म से वो कैसे डिराइव्ड होता है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब एम्ब्रियो की फोल्डिंग हो जाती है तो जो हमारा इंटरमीडिएट मीजोडर्म है उसके अंदर ना एक रिज लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन है वो हमारा जो डॉर्सल मिजेंट्री होता है उसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। तो मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। इस डायग्राम के अंदर आप देखें, ये हमारे पास है जी डायग्राम, ये देखें, ये डायग्राम है हमारे पास। अब ये डायग्राम के अंदर ये एम्ब्रियो की फोल्डिंग हो रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास है जी मीजोडर्म की लेटरल प्लेट्स, जो ये देखें, ये जो लेटरल प्लेट है, ये 2 यहाँ पर, ये 2 लेटरल प्लेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास है इंटरमीडिएट मीजोडर्म का पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर एक रिज प्रेजेंट होती है, डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। यूरोजेनिटल रिज डेवलप होती है या प्रोड्यूस होती है इसके अंदर इंटरमीडिएट मीजोडर्म के अंदर। ये ना लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये देखें इस डायग्राम के अंदर तो ये क्रॉस सेक्शन है ना, इसके अंदर ये गोल सी नजर आ रही है, लेकिन अगर हम इसको लेटरल व्यू देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है ये रिज, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। अब ये जो यूरोजेनिटल रिज है इसके ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है मीडियल कंपोनेंट और एक होता है हमारे पास लेटरल कंपोनेंट। अब जो मीडियल कंपोनेंट है यूरोजेनिटल रिज का, इससे हमारे पास बनता है जेनिटल सिस्टम। जो मीडियल कंपोनेंट है वो बनाता है जेनिटल रिज, और जेनिटल रिज से हमारे पास बनता है जेनिटल सिस्टम। अब जबकि हम बात करें लेटरल कंपोनेंट की, तो जो लेटरल कंपोनेंट है उससे डिराइव्ड होता है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। लेटरल पार्ट से पहले बनता है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। तो बेसिकली नेफ्रोजेनिक कॉर्ड जो है ये प्राइमोर्डिया है यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है। तो जो जेनिटल सिस्टम है उसको हम बाद में किसी और लेक्चर के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ नेफ्रोजेनिक कॉर्ड की, जिससे हमारे पास बनता है यूरिनरी सिस्टम। तो ये इस तरह ये जो इंटरमीडिएट पोर्शन है उससे ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव क्लोका। तो बेसिकली जो प्रिमिटिव क्लोका होता है वो हमारे पास है जी पार्ट ऑफ हाइंडगट कॉर्डल टू एलेंटॉइस। हमें पता है कि जहाँ पर हाइंडगट जो है वो एंड होने वाली होती है वहाँ पर एक ना एलिवेटेड, एक थोड़ा सा ना बल्जिंग, उभरा सा, या उसे कहते हैं हम थोड़ा सा मोटा सा पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं क्लोका। क्लोका, जहाँ क्लोका प्रेजेंट होता है ना उससे थोड़ा सा पहले हमारे पास एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एलेंटॉइस। ये है एलेंटॉइस, ठीक है, एलेंटॉइस। अब जो एलेंटॉइस और ये जो क्लोका, इन दोनों का जो जंक्शन होता है ना उनके दरमियान में एक सेप्टा प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम। यूरोरेक्टल सेप्टम प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है कि ये जो पोर्शन है इन दोनों के दरमियान, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक हमारे पास वेंट्रल पार्ट बन जाता है, एक डॉर्सल पार्ट बनता है। अब ये जो क्लोका है ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, एक बन गया वेंट्रल पार्ट और एक बन गया डॉर्सल पार्ट, ठीक है। अब जो ये वेंट्रल पार्ट बना है इससे हमारे पास बनता है यूरिनरी सिस्टम, यहाँ से डेवलप होता है, ठीक है। और जो डॉर्सल पार्ट होता है ये इससे बनता है हमारे पास रेक्टम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ किडनी, ठीक है। अच्छा, हमें पता है एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट के बारे में हम सब जानते हैं। एवोल्यूशन में ये हुआ है कि जी ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट स्पीशी हैं वो कन्वर्ट होती हैं दूसरी स्पीशी में, और जो नई जो स्पीशी बनती है उसके अंदर ना लेटेस्ट फीचर्स होते हैं जो एज़ कम्पेयर टू पुराने वाली स्पीशीज़ है, ओल्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेफ्रॉन किडनी की बात करें तो सबसे पहले जो शुरू में हमारे पास एनिमल्स थे या कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, उनके अंदर जो नेफ्रॉन था या किडनी था उसको हम कहते थे प्रोनेफ्रॉन्स, यानी उनके जो नेफ्रॉन्स थे या किडनी उनके ज़्यादा
फीचर जो आजकल लेटेस्ट किडनी है ना उनके मुकाबले में बहुत कम फीचर्स थे। जब पुराने एनिमल्स कुछ नए एनिमल्स के अंदर वो उनकी एवोल्यूशन हुई तो जो हमारे पास प्रोनेफ्रॉन था ना वो कन्वर्ट हो गया था मीजोनेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए। इस तरह जो बिल्कुल लेटेस्ट एनिमल है आज के एनिमल्स या उन ह्यूमंस आज के, तो उनके अंदर जो है मीजोनेफ्रॉन कन्वर्ट हो गया जी हमारे पास मेटानेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। तो जब हमारा अगर हम बात करते हैं किडनी की डेवलपमेंट की ह्यूमन के अंदर, तो बेसिकली तमाम के तमाम प्रोनेफ्रॉन्स, मीजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन्स 3 स्टेजेस से होकर हमारे किडनी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो यानी जो पूरी एवोल्यूशन के अंदर जिस तरह किडनी इवॉल्व हुआ था रफ्ता रफ्ता करके, हमारे जो 9 महीने का जो पीरियड है, टाइम पीरियड ह्यूमन की डेवलपमेंट के अंदर, उनके अंदर जो किडनी है तीनों स्टेजेस से गुजरकर फाइनल स्टेज अटेन करता है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट, इस जो टॉपिक है इसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो डेवलप होता है हमारे पास किडनी, तो ये 4th वीक के अंदर डेवलप होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर, और किससे डेवलप होता है नेफ्रोजेनिक डक्ट या कॉर्ड से। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि व्हाट इज नेफ्रोजेनिक कॉर्ड या डक्ट, ठीक है। अच्छा, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड जो है वो डिराइव्ड होती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, अच्छा, और ये फैली होती है सर्वाइकल से लेकर सैक्रल रीजन तक, ठीक है। तो ये इस डायग्राम के अंदर देखें, ये डायग्राम, ये हमारे पास सारी जो है नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये सर्वाइकल से लेकर सैक्रल रीजन तक ये फैली हुई है, ठीक है। अच्छा, अब जो किडनी की डेवलपमेंट है बिल्कुल इस तरह किडनी डेवलप होता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि एवोल्यूशन के अंदर किडनी इवॉल्व हुआ था, इसी तरह बिल्कुल ह्यूमन के अंदर इसकी डेवलपमेंट होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी किडनी की डेवलपमेंट जो है वो एवोल्यूशन का बिल्कुल एक पिक्चर है, जिस तरह इवॉल्व हुआ है उसी तरह डेवलप होता है ह्यूमन के अंदर। अच्छा, अब जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड जो बेसिक प्राइमोर्डिया है किडनी का, या हमारा जो सिस्टम है यूरेनरी सिस्टम, तो जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है ये 3 कंपोनेंट मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास प्रोनेफ्रॉन्स, दूसरा हमारे पास मीजोनेफ्रॉन, और तीसरा हमारे पास है जी मेटानेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन्स हैं, प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन्स, इनकी डिटेल में थोड़ी थोड़ी आपको अभी बताऊंगा, ठीक। तो पहले इस डायग्राम के अंदर देखें आप, ये देखें ये सारी जो है ये हमारे पास है जी नेफ्रोजेनिक डक्ट। अब वो हिस्सा जो हमारे पास सर्वाइकल रीजन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं प्रोनेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन का ये हिस्सा, ये देखें इस डायग्राम के अंदर भी मैंने बनाया है यहाँ पर, तो ये जो प्रोनेफ्रॉन है ये प्रेजेंट होता है सर्वाइकल रीजन के अंदर, और ये जो बिगनिंग है 4th वीक की बिगनिंग के दौरान प्रोनेफ्रॉन बनता है। अच्छा, और ये होता है नॉन फंक्शनल, ये नॉन फंक्शनल होता है और बाद में ना ये कम्प्लीटली डीजनरेट हो जाता है। लेकिन जो हमारी किडनी की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है हमारे प्रोनेफ्रॉन से। अगर ये नहीं बनेगा तो बाकी दूसरी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होंगे। प्रोनेफ्रॉन नहीं बनेगा तो मीजोनेफ्रॉन नहीं बनेगा, मीजोनेफ्रॉन नहीं बनेगा तो मेटानेफ्रॉन नहीं बनेगा, और जो मेटानेफ्रॉन है ये हमारा किडनी है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कैसे। अब ये जो प्रोनेफ्रॉन है बेसिकली नॉन फंक्शनल होता है और बाद में ना कम्प्लीटली डीजनरेट्स हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक डक्ट प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम ये देखें, ये वाली डायग्राम है, ऊपर वाला जो सबसे पोर्शन है, ये जो डायग्राम है ना ये वाली, इसके अंदर जो डक्ट थी उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है, बीच के अंदर होते हैं हमारे पास मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके साइड पर हमारे पास ये डक्ट जिससे हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ने बनना है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन ये प्रोनेफ्रॉन्स का, ठीक है। प्रोनेफ्रॉन ये सारा पोर्शन जो है ये इस कलर में ये शो किया साइडों पर, ये प्रोनेफ्रॉन एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। प्रोनेफ्रॉन के अंदर जो छोटी ट्यूब है उसको हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक, ये प्रोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। अच्छा, अब प्रोनेफ्रॉन जो है वो डिजनरेट्स हो जाता है कम्प्लीटली। पहले प्रोनेफ्रॉन से बनता है मीजोनेफ्रॉन, जब प्रोनेफ्रॉन से मीजोनेफ्रॉन बन जाएगा तो प्रोनेफ्रॉन जो है डीजनरेट हो जाएगा। यहाँ देखें डीजनरेट हो गया है, तो इस डायग्राम के अंदर भी देखें यहाँ पर जो प्रोनेफ्रॉन वाला पोर्शन है ये डीजनरेट हो चुका है कम्प्लीटली। अब बन गया हमारे पास मीजोनेफ्रॉन। अब जो मीजोनेफ्रॉन है तो ये हमारे पास बनता है थोरैको लंबर रीजन के अंदर, ये बना था सैक्रल रीजन में, सर्वाइकल रीजन में, ये हमारे पास बना है थोरैको लंबर रीजन में। इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है 4th वीक के एंड पर, इसकी 4th वीक के बिगनिंग में हुई थी, इसकी 4th वीक के एंड पर, ठीक है। अब ये जो है शॉर्ट पीरियड के लिए फंक्शनल होता है, यानी जब मेटानेफ्रॉन के बनने से पहले ये फंक्शनल होता है, उसके बाद वो कम्प्लीटली डीजनरेट हो जाता है, ये वाला भी मीजोनेफ्रॉन, ठीक है। अब इसकी जो डक्ट है, जिस तरह प्रोनेफ्रॉन में डक्ट थी उसको हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट, इसकी डक्ट को हम कहेंगे मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है मेन, उसके अंदर मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स आकर ड्रेन होती हैं, ठीक है। तो ये आपको इस डायग्राम में शो किया गया है, ये जो ब्लैक डक्ट है मुकम्मल ब्लैक कलर की, ये है मीजोनेफ्रिक डक्ट। इसके अंदर ये छोटी छोटी जो डक्ट्स आकर ना ड्रेन हो रही हैं, इसको आप कहते हैं मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं
ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिजनरेट हो जाती हैं, लेकिन कुछ ट्यूब्यूल्स रह जाती हैं और वो हमारे पास वाज़ा फ्रेंच ऑफ टेस्ट्रीज बनाती हैं। अच्छा, तो जो हमारा वाज़ा फ्रेंच ऑफ टेस्ट्रीज है वो डेवलप होता है हमारे पास मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो कम्प्लीटली आप अच्छी तरह ये बात याद रखना, जो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं छोटी वाली, इनसे हमारे पास बनता है वाज़ा फ्रेंच ऑफ टेस्ट्रीज। ठीक है, अब बाद में जी ये भी डिजनरेट हो जाता है मीज़ोनेफ्रॉन। अब हमारे पास मीज़ोनेफ्रॉन डिजनरेट हो जाता है, उसके बाद हमारे पास बनता है मेटानेफ्रॉन। तो बेसिकली जो मेटानेफ्रॉन बनता है वो सैक्रल रीजन के अंदर बनता है। ठीक है, मेटानेफ्रॉन बनेगा सैक्रल रीजन के अंदर, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो 3rd मंथ के बिगिनिंग में शुरू होती है, तीसरे महीने के अंदर इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है। अच्छा, और ये जो है हमारा मेटानेफ्रॉन, ये हमारा जो है अडल्ट जो किडनी होता है वो इससे बनता है। तो ये परजिस्ट करता है परमानेंटली इंटू ह्यूमन, यानी ह्यूमंस के अंदर ये हमेशा रहता है। ठीक है, और ये ड्रेन करता है इनटू यूरेटर। इसकी जो डक्ट है वो हमारे पास होती है यूरेटर, जिसके अंदर ये ड्रेन करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये देखें, प्रोनेफ्रॉन डिजनरेट हो गया, मीज़ोनेफ्रॉन पहले फंक्शनल था, बाद में डिजनरेट हो गया। उसके बाद हमारे पास बनता है मेटानेफ्रॉन, ये ग्रीन कलर में शो किया गया है यहाँ पर मेटानेफ्रॉन्स। और जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट थी उससे एक लाइन निकलती है बाहर की जानिब, वो बाहर की जानिब जो लाइन निकलती है, जो डक्ट निकलती है, उसको हम कहते हैं यूरेटेरिक बड। यूरेटेरिक बड जो है वो आकर मेटानेफ्रॉन के साथ अटैच हो जाती है। तो यूरेटेरिक बड हमारे पास यूरेटर बनाती है और मेटानेफ्रॉन हमारे पास किडनी बनाते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट किडनी एंड यूरेटर। ठीक है, तो जो परमानेंट किडनी है वो मैंने आपको बताया था, मेटानेफ्रॉन्स जो है, मेटानेफ्रॉन वो हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है वो परमानेंटली रहता है, तो वो बाद में वो डेवलप हो जाता है इनटू किडनी। ठीक है, अब जो परमानेंट किडनी है वो डेवलप होता है 2 सोर्सेज से, एक मेटानेफ्रॉन, दूसरा यूरेटेरिक बड। ठीक है, तो ये डायग्राम इसमें देखें, एक हमारे पास मेटानेफ्रॉन जो यहाँ पर है, यहाँ वो होता है मेटानेफ्रॉन। ठीक है, उससे बनता है, और दूसरा हमारे पास ये जो बड है यूरेटेरिक बड, इससे हमारे पास बनता है कम्प्लीटली परमानेंट किडनी। ये 2 स्ट्रक्चर से बनता है। ठीक है, तो ये 2 सोर्सेज हो गए, एक मेटानेफ्रॉन हो गया जिससे हमारे पास बनता है सिक्रेटरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो हमारे पास है किडनी, और दूसरा हमारे पास बनता है, दूसरा सोर्स है यूरेटेरिक बड, ये हमारा बनाता है कलेक्टिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी करके। ठीक है, एक एक करके हम इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास है जी डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम। अब कलेक्टिंग सिस्टम की डेवलपमेंट को मैंने बताया था आपको, यूरेटेरिक बड जो है इससे हमारे पास बनता है कलेक्टिंग सिस्टम, इससे बनता है हमारे पास। अब जो यूरेटेरिक बड है ये अराइज करता है फ्रॉम मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है, ये देखें, ये इस डायग्राम के अंदर ये वाली जो डक्ट थी, ये वाली, ये थी मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, इससे अराइज हुआ हमारे पास यूरेटेरिक बड। इस मेन डक्ट से अराइज होता है यूरेटेरिक बड। ठीक है, अच्छा, अब जो डिस्टल एंड है बड का, जो डिस्टल एंड है बड का, यूरेटेरिक बड का जो डिस्टल एंड है, उसके ऊपर जो हमारे पास मेटानेफ्रॉन था वो आकर ना इसको कवर कर लेता है। मेटानेफ्रॉन जो है वो कवर कर लेगा। ये देखें ना, ये हमारा था बड, सॉरी यूरेटेरिक बड था, इसका ये डिस्टल एंड था थोड़ा सा फूला हुआ। ठीक है, अब इसको ना मेटानेफ्रॉन आकर ना कैप कर लेगा, या उसको हम कहते हैं कवर कर लेगा। इस तरह ये आया, ये मेटानेफ्रॉन ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आकर ना इसको कवर कर लेगा, किसको, डिस्टल एंड को। अब ये डिस्टल एंड को जब ये कवर करेगा तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, यानी जो मेटानेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पहले होता है सेपरेट, लेकिन ऐसा ऐसा करीब आकर ना यूरेटेरिक बड को कवर कर लेगा। जब वो उसको कवर कर लेगा उस वक्त हम उसको कहेंगे मेटानेफ्रॉन को मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा या ब्लास्टीमा। ठीक है, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। ठीक है, आप समझ आ गई होगी मेरी बात। अच्छा, अब ये जो डिस्टल एंड था ये बेसिकली होता है डायलेटेड होता है, और इससे डिवेलप होता है हमारे पास रीनल पेल्विस और पेल्विस ऑफ यूरेटर, दोनों कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, डायलेटेड एंड, ये वाला जो डायलेटेड एंड था बड, ये मतलब पूरी यूरेटेरिक बड का जो डायलेटेड एंड है, डिस्टल एंड जो डायलेटेड है, उससे हमारे पास बनता है रीनल पेल्विस और पेल्विस ऑफ यूरेटर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये कि जो यूरेटेरिक बड है डिवाइड डाइकोटोमसली एंड फॉर्म कलेक्टिंग सिस्टम इनटू 13 जनरेशन, यानी हमारा जो ये बड था यूरेटेरिक बड, तो ये ना डिवाइड करता है डाइकोटोमसली मतलब 2 शाखा होकर डिवाइड करता है। यानी अब देखें, मैं आपको शो करने लगा हूँ इधर, इस तरह ये डिवाइड करता है। पहले ये था, अब ये डिस्टल एंड जो था ना ये डिवाइड होगा, पहले 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 शाखें बनेंगी। अब जो आगे थी उसके आगे 2 शाखें बनेंगी, इसी तरह जो हर शाखे ना आगे 2 शाखें बनती जाएंगी। इस तरह इसकी भी 2 शाखें बनेंगी, इसकी भी 2 शाखें, इसी तरह ये डाइकोटोमसली डिवाइड होता है। और ये कब तक डिवाइड होता रहता है? 13 जनरेशन, यानी 13 मरतबा ये डिवाइड होता है। उसके बाद अगर हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम की फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर होती है। अच्छा, ये इस डायग्राम के अंदर ये देखें शो किया गया, यहाँ पर यूरेटेरिक बड था। सबसे पहले तो हमारे पास यूरेटेरिक बड से हमारे पास बनता है यूरेटर, ये पहले बनता है हमारे पास यूरेटर, ये वाला पोर्शन है यूरेटर का, यूरेटर। तो एक मिनट, ये देखें, ये था यूरेटेरिक बड से डेवलपमेंट इसकी होती है,
यूरिटेरिक बर्ड से स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास बना जी यूरेटर, ये बन गया यूरेटर, ठीक है। यूरेटर से इसके बाद हमारा जो पोर्शन बनता है वो बनता है पेल्विस, रीनल पेल्विस। ये तमाम के तमाम जो जितनी भी है ये बनती है यूरिटेरिक बर्ड से, इसकी डेवलपमेंट होती है। पेल्विस से उसके बाद बनेगा हमारे पास मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बनेगा माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से बनते हैं माइनर कैलिक्स। जब मेजर कैलिक्स की जो दो शाखा ब्रांचेस होती हैं उससे जो माइनर कैलिक्स की ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, माइनर कैलिक्स। अच्छा, माइनर कैलिक्स के बाद हमारे पास बनती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास बन गई कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल कर बनाती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह इसकी डेवलपमेंट होती है कलेक्टिंग सिस्टम की। सबसे पहले यूरिटेरिक बर्ड से यूरेटर बनता है, उसके बाद पेल्विस बनता है, पेल्विस से मेजर कैलिक्स बनता है, माइनर कैलिक्स बनता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर। इस डायग्राम के अंदर आप देखें, पहले ये था हमारे पास बर्ड से हमारे पास बन गया पेल्विस, पेल्विस से पहले बना मेजर कैलिक्स इस डायग्राम के अंदर, उसके बाद हमारे पास बना माइनर कैलिक्स, ठीक है। और ये खुद कन्वर्ट हो गया यूरेटर के अंदर, ठीक है। उसकी जो स्टॉक थी ये हमारे पास थी डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेवलपमेंट देखें तो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू के अंदर, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बनता है मेटानेफ्रॉन से। ये देखें इधर मैंने बताया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये मेटानेफ्रॉन से बनता है। अच्छा, अब जो मेटानेफ्रॉन जो है, मेटानेफ्रॉन्स के अंदर बेसिकली जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक सेल। और जब मैंने आपको बताया है कि मेटानेफ्रॉन जब आकर वो जो हमारा पास था यूरिटेरिक बर्ड उसको सराउंड करता है, ये मेटानेफ्रॉन यूरिटेरिक बर्ड है, उसको आकर जब सराउंड कर लेगा तो उसको हम कहेंगे, ये सराउंड कर लिया ना जब मेटानेफ्रॉन ने, उसको हम कहेंगे मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा। ये बन गया मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा, ठीक है। मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा कब बना? जब मेटानेफ्रिक सेल ने उसे कैप कर लिया, किसको? यूरिटेरिक बर्ड को। अच्छा, अब मेटानेफ्रिक कैप से बनता है हमारे पास मेटानेफ्रिक वेजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा। जब मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा आकर उसे कवर किया, कवर करने के बाद में उसके साथ अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो गया ब्लास्टेमा, उसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक वेजिकल, ठीक है। अब ये जो वेजिकल है बेसिकली ये प्राइमोर्डिया है, ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएगा। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब जो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मेटानेफ्रिक वेजिकल है वो अपनी शेप को चेंज करता है। पहले वो बनाता है पेयर शेप। ये जो शेप है इससे बनती है हमारे पास पेयर लाइक शेप, ठीक है। एक पेयर लाइक शेप का एक एंड जो है, जो प्रॉक्सिमल एंड है वो पतला होता है और जो डिस्टल एंड है वो ज़रा मोटा होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड शेप बनती है, पेयर लाइक शेप कन्वर्ट हो जाती है एस शेप के अंदर। ये शेप कन्वर्ट होगी एस शेप में। ये देखें ये एस शेप है। एस शेप जो है उसका भी डिस्टल एंड जो है वो ज़रा मोटा है और जो प्रॉक्सिमल एंड जो है यूरिटेरिक बर्ड के साथ जो मतलब अटैच है वो पतला है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एस शेप है, अब इसके दो एंड है, एक है प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो है अटैच विद कलेक्टिंग सिस्टम। ये कलेक्टिंग सिस्टम इससे बना था, किससे? यूरिटेरिक बर्ड से, उसके साथ ही अटैच होता है। उसके बाद जबकि डिस्टल एंड है वो फॉर्म करता है बोमेंस कैप्सूल। अब ये जो डिस्टल एंड था यहाँ पर इसके अंदर इन्वेजिनेशन होती है और ये कैपिलरीज डिवेलप होती हैं। कौन सी? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इसके अंदर बनती हैं। जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनती हैं तो जो डिस्टल एंड है वो बोमेंस कैप्सूल को बना देता है, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज कहाँ से बनती हैं? बेसिकली कैपिलरीज बनती हैं, एंजियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन सेल्स से बनती हैं हमारे पास कैपिलरीज। जो एंजियोब्लास्ट, ये जो मैंने आपको बताया था ना, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजियोब्लास्टिक सेल्स। वो एंजियोब्लास्टिक सेल बनाते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेजिकल था, वेजिकल की फर्दर डिवीजन होती है तो मुकम्मल स्ट्रक्चर बना देता है नेफ्रॉन का, ठीक है। तो यही वेजिकल देखें यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, ये कम्प्लीटली बना दिया नेफ्रॉन। इसके अंदर ये जी बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये है जी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये हमारे पास पोर्शन है जहाँ पर एक दूसरे के साथ ये अटैच है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रिमिटिव ट्यूब्यूल थी इवेंचुअली फॉर्म नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के अंदर इसने पार्ट बना दिए, बोमेंस कैप्सूल बना दिया जी, बोमेंस कैप्सूल बन गया। उसके बाद पीसीटी बन गया और लूप ऑफ हेनले बन गया और ये हमारे पास बन गया फाइनली डीसीटी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें तो अगर हम समराइज करें सारे के सारे इवेंट्स को, तो हमारा जो किडनी था उससे हम बेसिकली दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, एक कलेक्टिंग सिस्टम है और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इधर देखें तो कलेक्टिंग सिस्टम बना है हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड से, उसके बाद यूरेटर से रीनल पेल्विस, यूरेटर बनता है, यूरेटर कन्वर्ट हो गया रीनल पेल्विस,
यानी जो रीनल पेल्विस है वो बना यूरेटर से। अब जो रीनल पेल्विस है वो डाइकोटोमसली डिवाइड होता है, यानी दो ब्रांचें कर करके डिवाइड होता है। पहले बनता है मेजर कैलिक्स, उसके बाद बनता है माइनर कैलिक्स, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट बनती है। कलेक्टिंग डक्ट जब बनी है तो कलेक्टिंग टिब्यूल्स बन गई, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ साइमल्टेनियसली यहाँ मतलब साथ साथ पैरेलल इन दोनों की ना डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर हमारे पास बना एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेटानेफ्रॉन्स बन गया। जो मेटानेफ्रॉन था इंटरमीडिएट मेसोडर्म ऑफ सैक्रल, यानी सैक्रल रीजन के इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बना है मेटानेफ्रॉन। उसके बाद मेटानेफ्रिक कैप, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बस इसकी ये आप देख लें तो समरी है। मेटानेफ्रिक कैप, उसके बाद मेटानेफ्रिक वेजिकल। अच्छा, उसके बाद मेटानेफ्रिक वेजिकल का जो डायलेटेड एंड है उसके अंदर इमेजिनेट करती हैं कैपिलरी प्लेक्सीज। कैपिलरी कौन सी होती हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वो बना देती हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल से बनता है जी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। अच्छा, प्रोक्सिमल एंड से बोमेंस कैप्सूल, बाकी जितना भी पोर्शन था वेजिकल का उससे बनता है हमारे पास पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वेंटिलेटेड टिब्यूल। अब ये जो दोनों हैं वो बाद में एक दूसरे के साथ ना मतलब एक दूसरे के साथ वो ना कंटिन्यूस हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ओपन करते हैं कॉमन, ओपन इनटू कॉमन कम्युनिकेशंस, कॉमन कम्युनिकेशन, इस तरह एक दूसरे के अंदर ये ना ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई जी किसकी? किडनी की। अच्छा, डेवलपमेंट तो हो गई कंप्लीट किडनी की, लेकिन डेवलपमेंट के बाद ना अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जितनी भी डेवलपमेंट होती है ना वो सैक्रल रीजन के अंदर होती है, जबकि अगर हम एडल्ट्स के अंदर देखें तो किडनी हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरैकोलम्बर रीजन में। अब डेवलपमेंट होने के बाद ना कुछ इवेंट्स होते हैं किडनी की डेवलपमेंट के बाद, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो किडनी के फीचर्स के अंदर चेंजेस लाते हैं, ठीक है। अब वो हम देखने लगे हैं क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं। सबसे पहला इवेंट जो होता है वो तो होता है एसेंट ऑफ किडनी, ठीक है। 3 इवेंट्स होते हैं बेसिकली एसेंट ऑफ किडनी, किडनी अपनी जगह से ना ऊपर चला जाता है। दूसरा होता है रोटेशन ऑफ किडनी और तीसरा होता है आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। अब जो एसेंट ऑफ किडनी है इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जो किडनी जिस रीजन में बनता है, यानी सैक्रल रीजन के अंदर किडनी बना था तो वो सैक्रल रीजन से ना ऊपर चला जाता है थोरैकोलम्बर रीजन के अंदर, ठीक है। तो शुरू के अंदर जो किडनी की डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी सैक्रल रीजन के अंदर, बाद के अंदर वो ऊपर चला जाता है, ऊपर चढ़ जाता है किडनी, तो वो थोरैकोलम्बर रीजन में आ जाता है T12 से L3 के लेवल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ये किस वजह से ना ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसकी कॉज ये है कि जो डिफरेंशियल ग्रोथ होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की, किडनी बेसिकली कहाँ होता है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर डेवलपमेंट होती है किडनी की, ठीक है। अब जो किडनी की डेवलपमेंट जब होती है तो किडनी के लेवल से नीचे वाली जो वॉल है ना वो तेज़ी से डिवाइड होती है, जबकि ऊपर वाली जो वॉल है ना उसकी डिवीजन जो है वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो नीचे वाली फर्दर इलोंगेट होती जाती है, तो किडनी जो है ना रिलेटिव ऊपर आ जाएगा। जब नीचे वाली तेज़ी से इलोंगेट होगी पेल्विस नीचे चला जाएगा और किडनी रिलेटिव टू पेल्विस ज़रा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये था रिडक्शन ऑफ फीटल कर्वेचर। पहले हमें पता है कि जो हमारा फीटस होता है ना उसके ज़्यादा कर्व होता है इस तरह, लेकिन बाद के अंदर ना वो ज़रा सीधा सा हो जाता है, ठीक है। जब सीधा होगा तो उस जो किडनी है उसका लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ये 2 कॉजेज़ थी किडनी के ऊपर आने की, ठीक है। अब रीज़न क्या होती है किडनी ने ऊपर क्यों आना होता है? तो इसकी रीज़न ये है कि जो पेल्विस का रीजन है ना वो ज़रा छोटा होता है, उसके अंदर दोनों किडनी समा नहीं सकते सही तरह, तो किडनी को ज़रा ज़्यादा स्पेस चाहिए अपने लिए। दूसरा ये कि किडनी को ना बेटर ब्लड सप्लाई चाहिए। जो सैक्रल रीजन है उसके अंदर इतनी अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो किडनी को जो अच्छी ब्लड सप्लाई है वो थोरैकोलम्बर रीजन के अंदर आकर मिलती है, तो इसलिए वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास रोटेशन, किडनी की रोटेशन भी होनी होती है, ठीक है। अब जो किडनी की रोटेशन है तो बात यह है कि जो शुरू के अंदर जब किडनी बनता है तो उसके जो हाइलम होता है ना किडनी का, यानी किडनी का ये इस तरह होता है किडनी का स्ट्रक्चर, जो डिप्रेस पोर्शन होता है ना इसको हम कहते हैं हाइलम। तो जो हाइलम होता है ना पहले होता है एंटीरियर, ठीक है, जब किडनी अपनी पेल्विस के अंदर होता है, लेकिन जब किडनी ऊपर चला जाता है थोरैकोलम्बर रीजन में तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, मतलब उसके अंदर ना 90 डिग्री की रोटेशन होती है ड्यूरिंग असेंडिंग। तो जो हाइलम है ना वो फेस होता है मीडियली फेस करने लग जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो हाइलम है वो मीडियल साइड पे चला जाता है। मिसाल के तौर पे ये हमारा किडनी है, समझ लें आप, ठीक है। किडनी है, ये है उसका हाइलम। शुरू के अंदर होता है ये एंटीरियर, हाइलम की डायरेक्शन होती है एंटीरियर, लेकिन जब किडनी असेंडिंग होती है किडनी की तो हाइलम 90 डिग्री की रोटेशन होती है, ये 90 डिग्री की रोटेशन हो गई किडनी की, ठीक है। तो अब ये हाइलम जो है वो मीडियल साइड के ऊपर आ जाता है, इस तरह किडनी की होती है रोटेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आर्टेरियल सप्लाई। किडनी जब शुरू के अंदर सैक्रल रीजन में होता है तो किडनी जो ब्लड सप्लाई लेता है वो लेते हैं ब्रांच फ्रॉम मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो इस डायग्राम के अंदर देखें ये किडनी पहले है सैक्रल रीजन के अंदर, ये हमारे पास है मीडियन सैक्रल आर्टरी,
ठीक है, उससे किडनी अपनी ब्रांच लेता है। ठीक है, जब किडनी असेंड करना शुरू करता है, इस रीजन को छोड़कर ऊपर जाता है थोरैकोलम्बर रीजन के अंदर, तो ड्यूरिंग असेंडिंग तो इससे उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, बल्कि जो किडनी है वो लेटरल स्प्लैंक्निक ब्रांच ऑफ एओर्टा यहाँ से ब्लड सप्लाई लेना शुरू कर देता है ड्यूरिंग असेंडिंग। यानी किडनी जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये ब्लड सप्लाई लेगा लेटरल स्प्लैंक्निक ब्रांच ऑफ एओर्टा, ये वाली है लेटरल स्प्लैंक्निक ब्रांच ऑफ एओर्टा। जब किडनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा फाइनली, तो किडनी ब्लड सप्लाई लेता है रीनल आर्टरी से। ठीक है, तो गाइस ये हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ किडनी। मैंने तमाम के तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको इस डायग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अब भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप हमारी जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए।